जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इसमें मैं नोटा के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। भारतीय चुनाव में नोटा यह मतपत्रों और ईवीएम वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम पर मतदान का एक विकल्प है जो मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति या नापसंदी दर्शाने की अनुमति देता है, या एक तरह से अपने नकारात्मक विचार तथा प्रत्याशियों के प्रति समर्थन की कमी व्यक्त करने का ये एक तरीका है जो गोपनीयता के साथ अस्वीकार करने का अधिकार हमें देता है। इसकी शुरुआत कहें तो 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने 50% प्लस एक मतदान प्रणाली के साथ साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा पर भी विचार किया, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सिफारिश नहीं की जा सकी थी। उस समय सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाताओं के विकल्पों की गोपनीयता की रक्षा के उपाय के रूप में नोटा विकल्प शुरू करने का निर्देश दिया था। इस पर मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ यानी कि PUCL ने मतदाताओं के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए उपाय करने की मांग करते हुए 2004 में ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव संचालन नियम 1961 गोपनीयता के पहलू का उल्लंघन करता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने मतदान नहीं करने का विकल्प चुना था, साथ ही उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी रखता है। जब वोट करने वालों को गोपनीयता दी गई है तो मतदान नहीं करने का विकल्प वालों को भी यही गोपनीयता मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने PUCL ने तर्क दिया। तो इसी के एवज में नोटा का प्रयोग पहली बार 2013 में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तथा बाद में 2014 के आम चुनाव में किया गया था। इसे 2013 में PUCL बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिले तो क्या होगा? इस पर भारत के चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के रूप में डाले गए वोटों की गणना की जाती है, लेकिन उन्हें उस रूप में वैध वोट नहीं माना जाता है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसे विजेता नहीं बल्कि दूसरे सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। मतलब नोटा को दिए गए वोट चुनाव के नतीजे नहीं बदल सकते। वैसे ही हालांकि सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा है जिसमें नोटा को सबसे अधिक वोट मिलने की स्थिति में दिशा निर्देश या नियम बनाने की मांग की गई है, जिसमें चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, जहां नोटा को बहुमत मिलने पर नए चुनाव पंचायत और नगरपालिका स्तर पर कराए जा रहे हैं। इतिहास पर जाएं तो लिली थॉमस बनाम अध्यक्ष लोकसभा के मामले में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान किसी विषय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के हकदार व्यक्ति द्वारा इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है और मतदान के अधिकार का अर्थ है प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या खिलाफ अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार। इस अधिकार में तटस्थ रहने का अधिकार भी निहित है। फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने EVM पर इसमें से कोई नहीं यानी कि नोटा बटन का प्रावधान अनिवार्य कर दिया, ताकि मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सके। न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि चाहे मतदाता अपना वोट डालने का निर्णय ले या ना डालने का, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। यह निर्णय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया गया। शैलेश मनुभाई परमार बनाम चुनाव आयोग 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
कि प्रत्येक चुनाव में नोटा विकल्प उपयोगी हो सकता है, परंतु यह राज्यसभा चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में नोटा का प्रयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है तथा दल बदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए अदालत ने राज्यसभा चुनाव से नोटा विकल्प हटा दिया। अन्य लोकतांत्रिक देशों में नोटा जैसी पहल की स्थिति को देखें तो यूरोपीय देश जैसे फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को भी नोटा के समान इनमें से कोई नहीं का विकल्प में वोट डालने की अनुमति देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि मतपत्रों पर औपचारिक नोटा विकल्प नहीं है, फिर भी कुछ राज्य लिखित रूप से असहमति मतदान की अनुमति देते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में इनमें से कोई नहीं या अन्य नाम लिख सकते हैं। कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को नोटा वोट डालने की अनुमति देते हैं। नोटा विकल्प के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार से भी हैं, जैसे इसके पक्ष में लोग कहते हैं कि नोटा विकल्प के आने से मतदाताओं की पसंद में वृद्धि हुई है। नोटा विकल्प मतदाताओं को मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की क्षमता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे उपलब्ध विकल्पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। नोटा के आने से राजनीतिक जवाबदेही बढ़ी है। नोटा का अस्तित्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि मतदाता के असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का जोखिम होता है। नोटा वोट मतदाता असंतोष के स्तर के बारे में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मूल्यवान फीडबैक प्रदान कर सकता है, जिसे बाद में राजनीतिक पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। हालांकि नोटा विकल्प के विरोध भी तर्क हैं, जैसे इसका कोई चुनावी मूल्य नहीं है। नोटा वोट केवल प्रतीकात्मक है और चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं। भले ही नोटा का बहुमत प्राप्त हो, फिर भी सबसे अधिक वोट शेयर वाला उम्मीदवार जीतता है। इसके दुरुपयोग की संभावना भी व्यक्त की गई है। ऐसी चिंताएं हैं कि नोटा विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय प्रणाली के खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उम्मीदवारों को हराने के लिए भी इस विकल्प का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए। जातिगत पूर्वाग्रह से भी लोग नोटा को वोट दे सकते हैं। कुछ मामलों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों यानी रिजर्व सीटों में नोटा को ज़्यादा वोट मिलना दलित आदिवासी जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो नोटा के उद्देश्य को कमज़ोर कर सकते हैं। झारखंड के मामले में भी हमें जहां जहां नोटा को ज़्यादा वोट मिले हैं, देखना पड़ेगा कि वे आदिवासी इलाके या दलित क्षेत्र में तो नहीं हैं। एक वर्ग का यह भी मत है कि नोटा प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, क्योंकि यह विजयी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान नहीं करता है। नोटा के लिए आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए कि यदि नोटा को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवार के साथ पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए। पुराने उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिले तो नया चुनाव होगा। नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पुनः चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है, तो वो उस आदेश में था। हरियाणा के SEC ने नगर निगम चुनाव में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना। नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पुनः चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर देने की बात थी। नोटा से हारने वाले राजनीतिक दलों को दोबारा चुनाव होने पर उसका खर्च उठाना चाहिए। यदि बार बार नोटा ही जीते तो उसका क्या हल होगा, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। ये सब विचार चर्चा में आ रहे हैं, वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जबकि नोटा असहमति को आवाज़ प्रदान करता है, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस भारतीय चुनाव में नोटा विकल्प ने मतदाता की पसंद, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।
यह मतदाताओं को मतदान करने और चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किए बिना किसी भी उम्मीदवार से अपनी स्वीकृति वापस लेने का एक तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विरोध के वोटों को औपचारिक रूप से गिनने योग्य बनाना भी है। यह राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के क्षेत्र में उनके प्रति असंतोष को दर्शाता है। तो इन्हीं सब उम्मीदों के लिए और नोटा को प्रभावी बनाने के लिए कोर्ट में और कोर्ट के बाहर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको ये सब जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।